आज की कहानी का नाम है भेड़िया। उस खूबसूरत लड़की पर किसकी नजर थी? अरे सुन, क्या नाम है तेरा? चमेली। पास से गुजरती स्त्री ने पलट कर देखा। तेरा नाम जसोदा है ना? चमेली ने भी उसे पहचान लिया था। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराई। जसोदा मतलब की बात पर आ गई। मैं इसी हफ्ते 2 महीने के लिए गांव जाऊंगी। मेरे पास 3 कोठियों का काम है। तीनों में बर्तन, झाड़ू पोछा और कपड़े धोने का काम करती हूँ। पूरे 10,000 का काम है। एक कोठी की डस्टिंग भी है, उसके 3,000 अलग से है। बोल, काम पकड़ेगी? यानी 13,000। चमेली हिसाब लगा रही थी। सुन, 2 महीने बाद वापस आकर काम ले लूंगी, जसोदा बोली। ठीक है, अपना नंबर दे दे, घर पहुंचकर बताती हूँ। हाँ, कोठी वाली से कल बात करा देना। दोनों ने नंबर एक्सचेंज किया। मोबाइल अपने अपने ब्लाउज में डाले और उसी तरह मुस्कुराती हुई विपरीत दिशा में मुड़ गई। चमेली सोचने लगी कि पिछली 2 कोठियां छोड़कर नई कोठियां पकड़ने की बात तो वह पहले से ही सोच रही थी। जिन कोठियों में काम कर रही है वे सभी घर से दूर पड़ती है, काफी पैदल चलना पड़ता है। चमेली का गणित फिर से चालू हो गया। कोठियों के काम से मिली तनख्वाह में से 3,000 का राशन पानी, 1,000 झुग्गी का किराया, अगले महीने गांव में देवर की शादी है, 1,000 तो भेजने ही पड़ेंगे। गांव वाले घर की छत भी पक्की करानी है, इसके लिए भी 3,000 महीने का जमा करती हूँ। यहाँ भी कौन से महल में रह रही है, यह तो ठेकेदार के हाथ पैर जोड़े तो 15 की जगह दे दी। मीना और सीमा 2 बेटियां हैं, लड़कियां बड़ी हो रही हैं। कोने की झुग्गी है, डर लगा रहता है। फिर भी कुछ तो है। कैसा नसीब लेकर पैदा हुई है चमेली। 15 साल पहले बसेसर का हाथ पकड़कर यहाँ मुंबई आउटर पर आ गई थी। तब से हाईवे के दोनों ओर जंगल ही जंगल था। जंगल काटकर कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग बननी थी। बिल्डर ने 3-4 और भी ठेके ले लिए थे। सो बसेसर 10-12 साल ठेकेदार से जुड़ा रहा। एक रोज बसेसर की टांग पर पत्थर गिर गया, पैर की हड्डी टूट गई, उसका काम छूट गया। बेटे ने साफ कह दिया, मैं ईंट गारे का काम कतई नहीं करूँगा। पहले तो चमेली कुली का काम करती थी, पर तब बात और थी। बसेसर का काम छूटने पर चमेली को भी काम छोड़ना पड़ा। ठेकेदार की नीयत खराब थी। चमेली जिन कोठियों में काम करने जाती है, ज्यादातर कोठियों की छत बसेसर ने ही डाली है, पर खुद वह झुग्गी में रहता है, जिसकी दीवारें तो हैं पर छत बल्लियों पर टिके तिरपाल की है। तेज आंधी में कई बार तिरपाल उड़ चुका है। जानती हैं यहाँ लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं, पर क्या करे, यहाँ सिर्फ एक ही लालच है, लड़कियां पढ़ जाएंगी तो अच्छा घरबार मिल जाएगा, गांव चली गई तो रोटी के लाले पड़ जाएंगे। लड़कियां भी किसी काने, कुबड़े या बूढ़े के साथ बैठा दी जाएंगी। 10वीं कर लेंगी तो कोई ना कोई कोठी वाली मेम साहब या साहब के ऑफिस में लग जाएंगी। लड़का भी ढंग का मिल जाएगा। बस इसी लालच में यहाँ पड़ी है। सुबह बेटियों के साथ निकल जाती है, स्कूल में लड़कियों को छोड़ती हुई कोठियों की तरफ मुड़ जाती है। कोठियां कहें या कंक्रीट का जंगल कहें, कभी मीलों तक घना जंगल था। जहां अब कोठियां हैं वहां कभी जंगली जानवरों का वास था। लेकिन प्रकृति की खूबसूरत संपदा को बड़ी बेरहमी से उखाड़ फेंका इन भूखे बिल्डरों ने, सिर्फ कुछ रुपयों की खातिर। आज भी ऊंची इमारतों के पीछे खेत हैं और उनके पीछे घना जंगल है, जिसमें आज भी जंगली जानवर खेत पार करके कोठियों के पीछे लगे कंटीले तारों के पास या सर्विस लेन के आसपास देखे जाते हैं। ये जानवर पता नहीं क्या सोचते होंगे हम मनुष्यों के बारे में। संभवतः सोचते होंगे कि कितना दुस्साहसी और निर्दयी है रे मनुष्य, किसी का रैन बसेड़ा उजाड़ कर अपने लिए घर बना लिया। लानत है ऐसी मानवता पर। इन्हीं ऊंची इमारतों के पास लेबर बस्ती है। बस्ती में रहने वाले लोगों की संख्या जानते हैं कितनी होगी? खेत पार बसे घने जंगल के जानवर जमा कोठियों और फ्लैटों में रहने वाले लोगों की संख्या में जोड़ लो और उसका 4 गुना कर दो। इतनी जनसंख्या है लेबर बस्ती की। ज्यादातर फ्लैट और कोठियां खाली पड़ी हैं। जंगल में भी जानवर नहीं के बराबर रह गए हैं। लेबर बस्ती में रहने वाले वही लोग हैं जिन्होंने अपने अन्नदाता के एक इशारे पर पूरी की पूरी प्राकृतिक संपदा को काटने में जरा देर नहीं लगाई।
और देखते देखते जमीन पर ऊंचे ऊंचे टावर और कोठियां खड़ी कर दी, और अपने लिए एक कमरे का मकान भी न जुटा सके। बस कच्ची सी झुग्गी है जिस पर छत तो है नहीं। इसी में गर्मी सर्दी व बरसात सब बिताते हैं। छोड़िए ये सब, जरा इन कोठियों में झांक कर देखिए, कौन रहता है, क्या होता है यहाँ, और कैसे कैसे लोग रहते हैं। कोठी नंबर 25, इसमें वृद्ध पति पत्नी रहते हैं। दोनों सारी सर्दी बालकनी में धूप सेकते हैं। घर के गेट पर नेम प्लेट लगा रखी है, ब्रिगेडियर अमन। इस जोड़े को धूप में बैठकर चिल्ड बियर पीने का बहुत शौक है। कई बार पड़ोसी भी साथ देने और ठहाके लगाने आते हैं। गर्मियों में यही महफिल देर शाम को शुरू होकर देर रात तक चलती है। कभी कभी 40 नंबर वाले कर्नल रमन भी साथ देने आ जाते हैं। कर्नल और ब्रिगेडियर दोनों कई साल एक साथ ही यूनिट में साथ साथ थे। हाँ, रिटायर भी एक साथ हुए। दोनों के बच्चे कैलिफोर्निया में रहते हैं। बच्चे 2-3 सालों में बूढ़े माँ बाप पर झूठे प्यार की बारिश करने चले आते हैं। ब्रिगेडियर के घर में 2 आया, 2 खानसामा, 2 लैब्राडोर कुत्ते और एक भूरी आंखों वाली बिल्ली है। सबके ऊपर लंबी नुकीली मूछों वाला मुस्तैद नेपाली चौकीदार है। यानी घर में 2 लोगों की देखभाल के लिए 6 जीव। 26 नंबर कोठी खाली है। 27 नंबर में सान्याल रहती है, तलाकशुदा है, घर में इवेंट ऑर्गेनाइज करती है। 28 नंबर की शीला सान्याल के साथ बियर पीती है। साथ में दोनों मिलकर किट्टी पार्टी, ताश पार्टी वगैरह भी ऑर्गेनाइज करती हैं। दोनों का गुजारा चल जाता है। चमेली अब तक इन घरों में काम नहीं करती। हाँ, जसोदा जा रही है तो 2 महीनों के लिए तो ये उसे घर मिल जाएंगे। चमेली को सान्याल का काम इसलिए भी आकृष्ट कर रहा है क्योंकि सान्याल हर शनिवार को पार्टी रखती है। पार्टी बेशक देर रात तक चलती हो, पर जानती है कमाई अच्छी खासी होती है। हर हफ्ते 1000 रुपए कमाई। चमेली खुश है, हिसाब बराबर है। जसोदा की दोनों कोठियों के काम को हाँ कर देगी। घर पहुंचते ही जसोदा को हाँ कह दी। अगले दिन चमेली जसोदा को 25 नंबर के आगे मिली। दोनों ने साथ में काम किया था। बरामदे में शीला और सान्याल बैठी बियर पी रही थी। हफ्ता निकल गया। डर थोड़ा कम हुआ पर गया नहीं। झुग्गी के ठीक सामने खूब घना जामुन का पेड़ है। अगले दिन चमेली जसोदा को 25 नंबर के आगे मिली। दोनों ने साथ में काम किया था। बरामदे में शीला और सान्याल बैठी बियर पी रही थी। चमेली दोनों के बीच होने वाली वार्तालाप को बड़े ध्यान से सुन रही थी। शीला, समाज के इस घिनौना नंगे सच को लोगों के सामने तो लाना ही होगा। सो तो है, वह दिल्ली में हुए निर्भया कांड के बारे में पढ़ा? सान्याल बोली। हाँ, मैंने तो टीवी पर सारा डिटेल में देखा है। सरेआम लोग दरिंदगी कर रहे हैं। सरकार कोई एक्शन क्यों नहीं लेती? बेचारी लड़कियां। थैंक गॉड मेरी बेटियां तो आउट ऑफ इंडिया है। शीला ने बियर का लंबा सिप खींचा। सान्याल ने सिर घुमाकर शीला को ऐसे देखा जैसे बाकी दुनिया की लड़कियां तो कूड़ा करकट है। यू आर राइट शीला। सान्याल को लगा कि अभी यह औरत एक गिलास और गटक सकती है। मुंह जुठारने को पूछ ही लिया। वन मोर। नो नो इनफ। आखिरी घूंट हलक में उड़ेला और उड़ गई। ओके सान्याल, मैं चलूं? मिलती हूँ सैटरडे को। पैसों का हिसाब किताब पार्टी के बाद कर लेंगे। शीला जा चुकी थी। सान्याल ने उसे सीढ़ियां उतरते देख लिया था। स्याली, इडियट, मुफ्ती की मिल जाती है ना, इसलिए चेप हो जाती है। पूरी बोतल खाली करके ही हिलती है यहाँ से। सान्याल खुद से ही बातें कर रही थी। इस बीच 2-4 मोटी मोटी अंग्रेजी में गालियां और जड़ दी शीला को। चमेली का मन किया कह दे, यहाँ तो सभी ऐसे हैं, मुंह पर कुछ पीछे कुछ। सोचा नहीं कल को इन दोनों के घर में नौकरी करनी है। चुप रहना ही ठीक होगा। काम खत्म करके सड़क पर आई तो कुछ लोगों को झुंड में खड़ा देखा। सब काम वालियां थी। अरे क्या हुआ? कुसुम कह रही थी कल रात को नेपाली गार्ड ने 26 नंबर कोठी के पीछे की लेन में भेड़िया देखा। 26 नंबर वाली? अरे अरे, यानी इसी सामने वाली कोठी के पीछे। हाँ बिल्कुल। सीमा ने ऐसे पक्का किया जैसे उसने अपनी आंखों से देखा। सबके चेहरे पर भय था, जैसे भेड़िया सामने खड़ा हो। सभी के होठों पर ताले लगे थे। शायद कोई भी इस विषय पर बात करना नहीं चाहता था, कारण यह पहली बार नहीं हो रहा था।
पहले भी जंगली सुअर, लगड़बग्गा और नीलगाय जैसे जानवरों को कोठी वालों ने पिछली लेन में घूमते देखा है। चमेली ने फोन निकालकर समय देखा। दोपहर के 2 बजे थे। जल्दी जल्दी कदम बढ़ाए। बेटियां स्कूल से आ चुकी होंगी। चलने लगी तो जसोदा ने रोका। चमेली, आज मैडम के यहाँ पार्टी है, मेरी जगह तू काम कर ले। पार्टी तो रात को होगी। हाँ, चल साथ में, रास्ते में सोच कर बताती हूँ। चमेली का गणित फिर से चालू हो गया। पार्टी मतलब पूरे 1000 रुपए, यानी तिरपाल की जगह शीट की छत पड़ सकती है। यह ठीक रहेगा। झट से हाँ कह दिया। हाँ हाँ ठीक है, तू फिक्र मत कर। ठीक 8 बजे शीला मैडम के यहाँ पहुँच जाऊंगी, सब संभाल लूंगी। बेटियों की फिक्र ने उसके पैरों की गति तेज कर दी थी। यूं तो घर पर बसेसर है, पर वह भी कहीं दफा दारू के अड्डे पर जा बैठता है। दारू की लत से चमेली बहुत परेशान है। लड़कियां अभी तक लौटी नहीं थी। रास्ता अकेला है। चमेली को पता नहीं है कि 3 दिन पहले क्या हुआ था और आज भी। मीना और सीमा तेजी से चलती हुई घर की ओर आ रही थी। तभी सामने से एक हट्टे कट्टे बदसूरत मुच्छर ने बिल्कुल नजदीक से साइकिल से रास्ता काटा। दोनों पीछे हट गई। सहम कर तेजी से घर की ओर बढ़ गई। दोबारा फिर दोनों को घूर कर गंदा सा फिकरा कसा और उनको छूता हुआ सामने जा खड़ा हुआ। वहीं से दोबारा कमेंट मारा, हाय मैं सदके जावा। दोनों बड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगी। डर से चेहरे सफेद थे। कुछ देर बाद देखा मुच्छड़ एक पेड़ के पीछे छिपा खड़ा था। इरादा नेक न था। एक बार फिर साइकिल करीब लाकर वहशियाना हंसी के साथ बोला, आ जाओ, दोनों को खुश कर दूंगा, साथ में पैसे भी दूंगा। मीना और सीमा सूखे पत्ते सी कांप गई। तभी पीछे से धीरू चाचा की आवाज सुनाई दी, क्या हुआ बेटियों? कुछ नहीं चाचा, मीना ने कह तो दिया, किंतु उन्हें भी माजरा समझते देर न लगी। डरो नहीं, मैं साथ हूँ, चलो मेरे साथ चलो, मैं भी घर ही जा रहा हूँ। बिना कुछ कहे धीरू के साथ चल दी। पेड़ के पास खड़े मुच्छड़ के लिए गंदी गाली निकली थी धीरू ने। आज लेट हो गई। चमेली दोनों के चेहरे को देख हैरान थी। लपक कर करीब आई। क्या हुआ? दोनों बस्ते फेंक माँ से जा चिपकी। रुलाई रुक नहीं रही थी। बड़ी मुश्किल से कहा, वह, अरे क्या वह, तुमने भी भेड़िया देख लिया? हाँ हाँ, सच बोलने की हिम्मत ना थी। जो भी हो, मुच्छड़ भेड़िए से कम तो नहीं है। दोनों ने चेहरे घुमाकर रजामंदी में सिर हिलाया। बस्ती वाले भी आज यही बता रहे थे, तुम सहेलियों के साथ आया करो, चलो खाना खा लो। नहीं, हमें भूख नहीं है। अरे थोड़ा सा तो खा लो, माँ ने बड़े प्यार से कहा। नहीं खाया। दोनों चुपचाप खाट पर लेटकर सोने का बहाना करने लगी। देखो, मैं पड़ोस वाली कमलों के घर जा रही हूँ, दरवाज़ा बंद कर लो, बापू भी आता ही होगा, आए तो खाना दे देना। माँ के जाते ही दोनों उठकर बैठ गई। सुन मीना, कल हम स्कूल नहीं जाएंगे। मैं भी यही सोच रही हूँ। यह रावण फिर पीछे आएगा। तू ठीक कहती है, लेकिन कब तक छुट्टी करेंगे? हम किसी को बता भी नहीं सकते। जिसे भी बताएंगे हमें ही गलत समझेगा। तो फिर भैया को कहूँ? ना ना, यह गजब ना करना, फिर तो खुलेआम दुश्मनी हो जाएगी। क्या भैया उसे छोड़ेगा? मुच्छड़ की हड्डी पसली का चूरा बनाकर नदी में बहा देगा। बड़ी बदनामी होगी। फिर हम क्या करें? छोड़, देखा जाएगा। अगले दिन दोनों घर से बाहर ना निकली। दरवाजे की मोटी संद से बाहर झांक लेती। हादसे की दहशत बरकरार थी। अगले दिन माँ के जाने के बाद दोनों ने मन की भड़ास निकाली। अरे वह तिरपाली बनिया भी ऐसा ही दिखता है। जाने कैसी भूखी नजरों से घूरता है, जैसे खा जाएगा। छी, कैसी घिनौनी हंसी है। और वह दूध वाला मोटा लाला, कोई उसकी बेटी को ऐसे देखे तो लाला सामने वाले का पेट चीरकर अंतड़ियों का सालन बनाकर खा जाएगा। एकदम कसाई दिखता है। सारा दिन दोनों बहनें यही सब बातें करती रही। मुंह में अन्न का एक दाना तक न गया। मन ही नहीं करता था। कौर तोड़ती तो कभी मुच्छड़, कभी तिरपाली, तो कभी लाला का डरावना चेहरा उन्हें विचलित करता। हफ्ता निकल गया। डर थोड़ा कम हुआ, पर गया नहीं। झुग्गी के ठीक सामने खूब घना जामुन का पेड़ है। गर्मियों के मौसम में कई बस्ती वाले रात को इसी पेड़ के नीचे सोते हैं और सर्दियों में सभी बुजुर्ग यहाँ धूप सेकते हैं। कुछ बच्चे कच्चे और क्रिकेट भी खेलते हैं।
अक्सर मीना दरवाजे पर खड़ी होकर बच्चों के खेल का आनंद लेती है। 2 दिन से 18-19 साल के एक लड़के को पेड़ के नीचे डेरा डाले देख रही है। मैले कुचैले कपड़ों में यह लड़का चुपचाप झुग्गी को ताकता रहता है। शुरू में मीना को अजीब सा लगा, फिर जल्द ही समझ आ गया। मुसीबत का मारा है बेचारा। भोले से चेहरे वाले इस लड़के के करीब बैठने का जी करता। आजकल दोनों बहनों के बीच वार्ता का विषय मुच्छर नहीं, पेड़ के नीचे बैठा वह लड़का है। मीना को बड़ा तरस आता है इस बेचारे पर। जी करता है पूछे कि वह ऐसा क्यों है। नहीं, दोनों बहनें अपनी परिधि से घिरी हैं। किसी ने उन्हें लड़के से बात करते देख लिया तो बात उछालने का कोई मौका नहीं छोड़ेगा। पूरी बस्ती है ही ऐसी। इससे अच्छा है इसे इसी के हाल पर छोड़ देते हैं। पर बच्चे अक्सर पागल कहकर जब पत्थर मारते तो बहनों का जी तड़प जाता। संवेदना तो बस्ती वालों की पहले ही मर चुकी है। किसी के दुख को ये क्या समझेंगे। एक रोज मीना मौका देख लड़के के पास जा पहुंची। बोली, क्या नाम है तुम्हारा? कमल, लड़की ने झिझकते हुए बताया। कहाँ के रहने वाले हो? मंतर गांव का। मेरा घर में कोई नहीं है। गांव में बाढ़ आई, सब तबाह हो गया। तुम इन्हीं झुग्गियों में रहती हो? मेरे गांव में तुम्हारे जैसी एक लड़की थी, उसका नाम मीना था। तुम्हारा क्या नाम है? वह हंस पड़ी। मेरा नाम भी मीना है। अगले पल दोनों संवेद स्वरों में हंसे। मीना आज कई दिनों बाद हंसी थी, वो भी खुलकर। अगले पल चुप हो लड़के ने मीना पर आंखें टिका दी और बोला, कितने अजीब है यहाँ के लोग। सब देखता हूँ पर चुप रहता हूँ। यहाँ मुझे अपना कहने वाला कोई नहीं है। थोड़े दिन में पानी उतर जाएगा तो मैं चला जाऊंगा। मीना का मन लड़के की बात के समर्थन में बहुत कुछ कहना चाहता था, पर विवश है। फिर भी बोल, वह क्या नाम बताया? नाम तुमने पूछा तो था। कमल है मेरा नाम। मुस्कुराहट की पतली सी रेखा खिंच गई थी। गजब का आकर्षण था कमल के चेहरे पर। तुमने देखा होगा, वह मुच्छड़ दारू पीकर सारी बस्ती में घूमता रहता है। लड़कियों को देख गंदे गंदे इशारे करता है। जी करता है गोली मार दूं। और वह मोटा लाला, फिर वह तिरपाली बनिया कितनी बकवास करता है। देखा है ना? मन करता है इन सबको इकट्ठा करके आग लगा दूं। किस किस को गोली मारोगी? सब गंदगी में पले हैं। मुझे भी पागल कहकर मेरी खिल्ली उड़ाते रहते हैं। तुम ठीक कहते हो, सब यहाँ ठेकेदार के पाले हुए गुंडे हैं, तभी तो कोई कुछ नहीं कहता। अच्छा, मैं चलती हूँ। सामने से मोटा लाला खीसे निपोड़ता हुआ आकर खड़ा हो गया। बोला, नई नई दोस्ती हुई है, कभी हमें भी अपना यार बना लो। कसम से पूरी दुकान तुम्हारे नाम कर दूंगा। और मीना के बाजू को रगड़ता हुआ निकल गया। मीना का शरीर कांप गया। कमल की आंखों में भी गुस्सा था। अपमान का घूंट पीकर झुग्गी पर आ गई, चुप, डरी हुई। अच्छा हुआ घर पर अम्मा नहीं है। बापू भी गायब था। बहन सोई पड़ी है। मीना का मन हल्का था। ना जाने कितने दिनों बाद उसे लगा था वह अकेली ही नहीं, बल्कि कोई और भी इस गंदे माहौल से आजिज है। कमल ने मन का कमल खिला दिया था। शाम के 7 बजे हैं। अम्मा देर रात तक लौटेगी, कह रही थी कोठी में पार्टी है। दरवाज़ा बंद करके लेट गई। कोठी नंबर 26 में पार्टी जूम पर है। ड्रिंक्स का दौर थम ही नहीं रहा। पीकर ग्लास फेंकने का भी यह नई रीत है। रात के 10 बज चुके हैं। आधी बोतलें खाली हो गई है। ठंड में 100 ग्लासों को धोना आसान नहीं है। चंपा के हाथ थक गए हैं। बार बार टूटे ग्लासों को झाड़ू से समेटकर डस्टबिन में डालते डालते कांच के टुकड़ों से उंगलियां घायल हो चुकी हैं। अचानक लगा बसेसर गार्ड के पास गेट पर बैठा है। धुली कमीज और पाजामे में बसेसर ही तो था। यहाँ कैसे? घर में लड़कियां अकेली है। यह यहाँ, भला पूछूं यहाँ क्या कर रहा है? हाथ में लोहे की मूठ वाला डंडा लिए गार्ड से हंस हंस कर बतिया रहा था। चमेली का गुस्सा 7वें आसमान पर था। जी करा लाठी से मार मार कर अधमरा कर दे। लगता है मुफ्त की दारू इसे यहाँ खींच लाई है। उसने सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि ऐसी कुत्ती चीज के लिए लार टपकाता कोठी तक पहुंच जाएगा। पता होता बेटियों को छोड़ यहाँ आ टपकेगा तो कभी ना आती। भाड़ में जाए 1000 रुपए। यहाँ पता नहीं कितनी देर और लगेगी। चल, पहले बसेसर की खबर लेती हूँ। लेकिन यह क्या अचानक भेड़िया?
भेड़िया का शोर सुनाई दिया। अफरा तफरी मच गई। डर के मारे लोग एक दूसरे पर गिरने लगे। उसने भी देखा, कुत्ते जैसा था, भयानक आंखें जैसे जलते हुए अंगारे हों। डरकर पलंग के नीचे जा छिपी। सूखे पत्ते सा कांप गया था मन और तन। चंपा ने देखा, बसेसर कूद कर उसके सामने आ गया। लोहे की मूठ वाली लाठी उसके हाथ में थी। छलांग लगाकर खिड़की से कूदकर भागने की कोशिश में था भेड़िया। अचानक ग्रिल में जा फंसा। आधा तन अंदर तो सिर का हिस्सा बाहर था। बसेसर ने मूठ वाली लाठी से कम 20-25 वार किए होंगे। हल्ला मच गया। बसेसर ने भेड़िए को मार डाला। लोगों ने बसेसर की पीठ ठोकी। आज यह ना होता तो भेड़िए ने 2-4 का खात्मा तो कर ही देना था। चमेली पति की तारीफ सुनकर खुश हो रही थी। उसे अपने लंगड़े बहादुर पति पर पहली बार जबरदस्त प्यार उमड़ा। पार्टी खत्म हो चुकी थी। लोग घर के लिए निकलकर कार पार्किंग की तरफ बढ़ गए। बसेसर अभी तक गार्ड के पास था। दारू जो नहीं मिली थी। गार्ड को आंख मारकर बोला, इतनी दिलेरी दिखाई है, इनाम तो मिलना ही चाहिए। जा भाई, अंदर से एक बोतल तो ला दे। बोतल स्वेटर में छिपाकर निकल भागा और सास झुग्गी पर पहुंचकर ही ली थी। पीछे पीछे चमेली भी जा पहुंची। ना जाने कहां से चमेली की चाल में दम भर गया। वह ठंड से कांप रही थी, परंतु दौड़ लगाने से पसीना आ गया। हाय, यह क्या! दरवाजे खुले थे। घर में अंधेरा कैसे? लड़कियां कहाँ गई? मीना? कोई जवाब ना था। मन सनाका खा गया। क्या हुआ? कहीं उन्हें भेड़िया तो नहीं खा गया? सड़क पर लगे लैंप पोस्ट की मरी हुई लाइट घर के अंदर पहुंच रही थी। चंपा ने देखा, दोनों लड़कियां खून से लथपथ फर्श पर बेसुध पड़ी है। मीना! मुंह से चीख निकल गई। चीख काफी दूर तक लोगों ने सुनी। दौड़कर पड़ोसी भी आ गए। किसी पड़ोसी ने अंदाज से बिजली का बटन दबाया। लाइट में सभी ने देखा, कमरे के फर्श पर लड़कियां निर्वस्त्र पड़ी थी। टांगों के बीच से निकली खून की धार घर की चौखट को पार कर बाहर तक पहुंच गई थी। हाय, यह क्या! यह किसने किया है? जरूर किसी कसाई गुंडे का काम है। तन को कपड़े से ढककर चंपा ने बेटियों के मुंह पर पानी की छींटें मारी। कुछ देर बाद दोनों को होश आ गया। दोनों ने आंखें खोलकर बह से इधर उधर देखा और फिर बेहोश हो गई। लोग कानाफूसी कर रहे थे। जितने मुंह उतनी बातें। पूछना कहना क्या था, सबको समझ में आ रहा था। लड़कियां के साथ दरिंदगी हुई है, लेकिन कौन है वह? सभी ने होठ सी लिए थे। एक ही आवाज़ गूंज रही थी, पुलिस को बुलाओ, हॉस्पिटल ले चलो। थोड़ी देर में पुलिस आ गई। लड़कियां हॉस्पिटल पहुंच गई। बदहवास चंपा हॉस्पिटल के बरामदे में बेचैनी से चक्कर लगा रही थी और बसेसर का रात का हैंगओवर अभी उतरा नहीं था। दोनों पति पत्नी पता नहीं किस किस को गालियां देते जा रहे थे। बड़ी सुबह दोनों को होश आया। फटी नज़रों से आसपास देख रही थी। पुलिस बयान लेगी, किसी ने आकर बताया। यह भी बताया कि पुलिस को शक है कि यह कमल का ही काम है, सो पकड़कर ले गई है। कमल को पुलिस ने पीटा भी है। वह लॉकअप में है। कितने लोग थे? पुलिस वालों ने मीना से पूछा। इधर उधर देखकर बोली, भेड़िया। बार बार दोनों से यही प्रश्न किया। दोनों ने घबराते हुए भेड़िया यही उत्तर दिया। पुलिस वाले ने कहा, ये अभी कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं है, मैं फिर आऊँगा। चंपा ने कोठी का काम छोड़ दिया। अफसोस मनाती है, 1000 के लालच में गवा दी उसने अपनी अस्मत। उस रात ना जाने तो वह सब कुछ भी ना होता। मीना, सीमा इतनी सहम गई है कि घर से बाहर नहीं जाती। जानती है परीक्षा होने वाली है, नहीं देंगी तो साल बर्बाद हो जाएगा। कितनी मजबूर है वे। जब से निर्दोष मासूम कमल के बारे में पता लगा है, बस यही रटती है कि वह तो बेचारा भेड़ है, भेड़िया तो कोई और ही है। देखना, निर्दोष को फंसाकर भेड़िया भी नहीं बचेगा। देखना अम्मा, एक दिन यही होगा। बसेसर ने भी दारू का अड्डा छोड़ दिया। इस हादसे ने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। इसलिए छत के लिए चादरें भी खरीद लाया है। बस बल्लियों पर रखकर लोहे के कड़े से कस दूंगा। लोहे के दरवाजे भी खरीद लिए हैं। 2-3 दिन में बस चढ़ा देगा। सोच रहा है कल ही यह काम कर लेता हूँ। बाप को उदास देख लड़कियों को भी अच्छा नहीं लगता। आजकल दोनों अम्मा से चिपट कर सोती हैं। बसेसर इतनी ठंड में भी झुग्गी के बाहर सोता है। रात गहरी हो रही है। सन्नाटा ऐसा कि सन्नाटा भी डर जाए। बसेसर ने कसम खाई है, अब कभी नहीं पिएगा। वैसे वह जानता है असली भेड़िया कौन है। बस्ती में जब भी मुछड़ को देखता है,
लगता है उससे कहा जा रहा है बसेसर, अंगारों पर चलना आसान है पर उससे पंगा मत लेना। यह बात कही उसके अंदर के बसेसर को विपरीत दिशा में सोचने को मजबूर करती है। कहीं बेहद मजबूत पाता है अपने को, किसी से डरता नहीं है। कुछ दिन पहले उसने कोठी में खिड़की की ग्रिल में फंसाकर जंगल से कूद कर आए भेड़िए का काम तमाम किया था। सब जानते हैं। सोचते सोचते कब सो गया पता ही नहीं लगा। अचानक झुग्गी के अंदर से धम्म की आवाज से नींद खुली। लपक कर वह लाठी उठाई, अंदर की ओर भागा। सामने मुच्छर था जिसे चंपा ने गर्दन से पकड़ रखा था। मीना और सीमा पास में पड़ी लोहे की रोड से सिर पर वार कर रही थी। 2-3 रोड पड़ने के बाद वह बेहोश हो गया। चारों ने मिलकर घसीट कर झुग्गी से बाहर लापटका। रात के 2 बजे थे। कड़ाके की ठंड, सड़क सुनसान थी। डाल दिया भेड़ियों को बीच सड़क पर। आज लड़कियों के लिए तो कैद मुक्ति थी। तभी चारों ओर से चिल्लाना शुरू कर दिया, भेड़िया भेड़िया भेड़िया। देखते ही देखते हाथों में लाठी, डंडे, बल्लम, बर्छे के साथ भीड़ उमड़ पड़ी। रास्ते में अंधेरे में कौन किसके पैरों तले रौंदा जा रहा है, किसी को कुछ पता ना था। चंपा, बसेसर, मीना और सीमा सड़क के सुरक्षित कोने पर खड़े चुपचाप देखते रहे। अगले दिन अखबार में खबर छपी, मांडाल गांव में सटे जंगल से आए एक भेड़िए ने पास की कॉलोनी से लगी झुग्गी के एक निवासी पर हमला करके घायल कर दिया। अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में घायल की मौत हो गई। दूसरे दिन चंपा ने देखा, मुस्कुराती मीना और सीमा अपना अपना बस्ता लेकर स्कूल के लिए निकल पड़ी थी। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अच्छी प्यारी कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।